रखा है कि 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सो बेसिकली हमें राइट आंसर तो पता चल जाएगा, पर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है भाई, पहला भी गलत कैसे हुआ, फिर या कौन दूसरा या तीसरा चौथा ये गलत क्यों हो रहे हैं। गलत का ज्यादा फोकस रहेगा कि हमें गलत समझना कि भाई ये गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और ये सही है तो क्यों सही है। तो हम पूरा जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अंदर जाके पूरी बारीकी से समझेंगे भाई ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत है या सही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, रॉट आयरन इज अ इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, यानी इसमें 4% कार्बन होती है, अशुद्ध आयरन होता है ना। तो बेसिकली समझते हैं कि आयरन ओर, सबसे पहले आयरन की जो खान होती है उसमें से हम आयरन ओर निकालते हैं, उसको फर्नेस से करके उसमें एक कच्चा लोहा बनता है। फर्नेस होती है जिसमें आयरन को पिघलाते हैं और उससे उसको प्योर कर करके उससे आयरन प्राप्त करते हैं ओर में से। अब ओर में बहुत सारी चीजें होंगी ना, आयरन ओर में मिट्टी भी होगी और बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनमें से मेन आयरन आयरन वाला मटेरियल उसको निकाल लिया जाता है। तो वो कच्चा लोहा होता है, उस वक्त जब निकाला जाता है तो उसमें बेसिकली 3 तरीके का वो आयरन होता है, उनमें उसमें पाया जाता है। एक तो होता है रॉट आयरन, एक होता है स्टील और एक होता है कास्ट आयरन। सो जो पहला स्टेटमेंट था वो रॉट आयरन से रिलेटेड था, तो हमें इसमें लिख रखा है कि कंटेंट लेस कार्बन देन स्टील, मैक्सिमम 0.15% ऑफ कार्बन, यानी स्टील से तो कम रखता है, स्टील से तो कम कार्बन होता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कार्बन की मात्रा कितनी हो सकती है, 0.15%, यानी 0.15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे दे रखा है कि इम्प्योर आयरन होता है, ये तो सही है, इम्प्योर आयरन होता है, शुद्ध आयरन होता है, लेकिन इसमें 4% कार्बन नहीं होता, तो फर्स्ट राइट नहीं हो सकता, फर्स्ट गलत हो गया। समझ में आ गया हमें। अब सेकंड समझते हैं। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। सो सबसे पहले समझते हैं भाई ब्लिस्टर कॉपर होता क्या है, और फिर इसके कारण ये मतलब जो ब्लिस्टर कॉपर होता क्या है, और ये CO2 के कारण होता है या किसी और के कारण होता है। सो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुलबुले जैसी संरचना हो रही होगी। बेसिकली एक तरह से कॉपर है, एक तरह से कॉपर है। जब इसको खान में बनाया जाता है, जब कॉपर की होती है बेसेमराइजेशन, इसकी प्रोसेस होती है शुद्ध करने की, तो जैसे जब इसकी रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पे देख सकते हैं, जब आयरन सल्फाइड की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हीट निकलती है। और उसके बाद कॉपर ऑक्साइड की आयरन सल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर सल्फाइड निकलता है। एक तरह से आयरन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फाइड कह सकते हैं, प्लस FeO बनता है। और एक कॉपर सल्फाइड होता है, वो O2 के साथ रिएक्शन करके कॉपर बना लेता है, प्योर तांबा होता है या प्योर कॉपर होता है, वो बना लेता है। उसके साथ साथ SO2 गैस भी रिलीज करता है और हीट भी निकालता है। तो जो SO2 गैस, जो CO, जो ये प्रोसेस हो रही है शुद्धिकरण की, तो इसमें कॉपर तो बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें SO2 गैस बन रही है। तो गैस है भाई, गैस निकलने की तो कोशिश करेगी, तो ये SO2 गैस होती है जो पूरे कॉपर जो धातु होता है उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके कारण इसमें जो है बुलबुलेदार संरचना हो जाती है। आप खुद ही सोच लो भाई कि पानी है, पानी में आप अंदर मुंह दे के वो करोगे, आप अंदर मुंह दे के आप हवा अंदर डालोगे ना, तो उसमें बुलबुले से बाहर निकलने लग जाएंगे ना, ऐसी स्ट्रक्चर, सेम टू सेम ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसमें किस कारण होती है, SO2 गैस के कारण होती है। हमें पता चल गया क्योंकि कॉपर और SO2 गैस बन रही है। अब कॉपर जो SO2 गैस होगी भाई, वो निकलने की कोशिश करेगी, तो जो कॉपर धातु में तो होकर निकल जाएगी और ब्लिस्टर्ड कॉपर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें CO2 दे रखा है, SO2 नहीं है। आपको पढ़ने में स्टेटमेंट ये सही लग रहा है, ब्लिस्टर्ड कॉपर अपीयरेंस होता है, बस यहाँ CO2 की जगह SO2 कर दिया, तो 4%, 0.2% मैक्सिमम हो सकता है, वो 2-4% का रखा है, बस इतना सा मिस्टेक है, बाकी सब सही लगेगा। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस थोड़ा ध्यान से देखने वाला होता है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्केल मेथड, यानी जो वेपर फेज रिफाइनिंग होती है वो निकल को शुद्धिकरण की होती है, किस मेथड के द्वारा, वैन आर्केल मेथड के द्वारा। सो समझते हैं भाई क्या होती है वेपर फेज रिफाइनिंग और वैन आर्केल क्या है, निकल का शुद्धिकरण क्या है। सो बेसिकली वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है कि इस मेथड में क्या होता है कि जो अशुद्ध मेटल होता है ना, उसको सबसे पहले वोलेटाइल कंपाउंड में मतलब कन्वर्ट करते हैं। वोलेटाइल माने तो जैसे कि कोई है गलित, एक तरह से गला के, एक तरह से गला देते हैं, मिक्सर टाइप का बना लेते हैं, गला के वोलेटाइल कंपाउंड बना लेते हैं बाय हीटिंग विद अ केमिकल रीजेंट एट लोअर टेम्परेचर। कैसे बनाया जाता है, उसको हीट देते हैं केमिकल रीजेंट के द्वारा, विद अ केमिकल रीजेंट एट लोअर टेम्परेचर, कम ताप पर उसको हीट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है मॉन्ट प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल एंड वॉन आर्कल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर टाइटेनियम। सो हम समझ में आ गया कि भाई वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है कि इसमें सब इम्प्योर मेटल होता है, उसको थोड़ी सी हीट देके उसको वोलेटाइल कंपाउंड में, गलित कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है मॉन्ड प्रोसेस। तो एक जो वेपर फेज रिफाइनिंग होती है, इसमें गलित अवस्था में या वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करके हीट देके
जो हम शुद्ध प्योर मेटल बनाते हैं तो उसमें उसमें भी 4-5 तरीके के टाइप होते हैं। एक होती है मॉन्ड्स प्रोसेस और दूसरी होती है वेन आर्कल मेथड भी होता है। तो मॉन्ड प्रोसेस किस काम आती है? वो आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल यानी निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए। और जो वेन आर्कल मेथड है वो अल्ट्रा प्योर टाइटेनियम, जो टाइटेनियम धातु होती है उसको शुद्ध करने के लिए हमें काम आती है। सो ये हमारा प्रिंसिपल होता है। सो हमें अब इतना तो पता चल गया कि जो निकेल का शुद्धिकरण करेंगे वो मॉन्ड प्रोसेस से करेंगे। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें वन आर्कल दे रखा था। वेन आर्कल किसके लिए काम आता है? वो आता है हमारे टाइटेनियम के शुद्धिकरण के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिख रखा है वेन आर्कल मेथड निकल का पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वेन आर्कल मेथड तो टाइटेनियम के लिए आता है। निकल आएगा किसके लिए? मॉन्ड के लिए। सो मॉन्ड को प्रोसेस को समझ लेते हैं भाई। जैसे निकल इम्प्योर है ये, तो अभी इसमें बहुत सारी धातु होंगी, इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, है ना। कितने टेम्परेचर पे यहाँ पे लिख रखा है। और NiCO4 का हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। जब इस NiCO4 की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फिर हम थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो Na क्या मिल जाएगा हमें? Na मिल जाएगा और CO मिल जाएगा। सो Na हमें यहाँ पे प्योर मिल जाएगा। आप तो सोच रहे हैं भाई ये इससे पहले ये बना दिया, मतलब जो लेफ्ट में था वो राइट में बन गया और राइट से वापस लेफ्ट वाला कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है कि जब लेफ्ट से राइट में हम कन्वर्ट करते हैं तो कंपाउंड बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारा। फिर जब राइट से वापस लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं ना तो इतनी बार हमने टेम्परेचर दे रखा होता है कि जिसके अंदर की बहुत सारी गैसें होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां होती है तो सड़ गल के सब बाहर हो जाती हैं और जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस होती है? ये होती है हमारी मॉन्ड प्रोसेस। तो पता चल गया ये हमारा ये ऑप्शन 3 इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये वेन आर्कल मेथड नहीं है, मॉन्ड प्रोसेस है। अब अगला देखते हैं कि ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में लिख रखा है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी पिग आयरन होता है कच्चा लोहा होता है, वो कई सारी शेपों में बदल दिया जा सकता है। ऑब्वियसली ये तो सही भाई, कच्चा लोहा है उसको कई भी शेप में दे दो। देखो यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ कि पिग आयरन इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मेल्टिंग आयरन ओर, यानी जो है आयरन ओर से थोड़ा गला के जब प्रोडक्ट बनता है तो पिग आयरन होता है। एक तरह से कच्चा लोहा कह सकते हैं। इसमें बहुत सारा कार्बन फ्यूल होता है, यानी कार्बन की मात्रा बहुत सारी होगी। तो आपको पता है अगर लोहा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कठोर होगा, उसको शेप में देना दिक्कत होगी। पर जिसमें कार्बन फार्मन ज्यादा है तो वो थोड़ा मुलायम टाइप का होगा, तो उसको शेप में देना आसानी से होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये अलग तरीके का, यहाँ पे लेफ्ट में एक स्ट्रक्चर, उसके बाद राइट में ऊपर की तरफ देखो वो दूसरी शेप में दे दिया, नीचे एक कॉइन्स की शेप में दे दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 22nd क्वेश्चन देखते हैं कि टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ, यानी तृतीयक जो ब्यूटिल कार्बोकेटाइन होता है वो द्वितीयक से ज्यादा स्थायी होता है। ऐसा क्यों है? तो इसमें दे रखा है कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप से, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप से, माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप से, हाइपर कंजुगेशन यानी अति संयुग्मन। सो समझते हैं कि बेसिकली अगर आप इनको स्पेशली समझना चाहते हो, बहुत बड़ा टॉपिक है कि जो माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, फिर ये GOC का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इस पर हम एक अलग लेक्चर बनाएं जिसमें IR और ये हाइपर कॉन्जुगेशन सारा डिटेल में बताएं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम इसके ऊपर एक वीडियो ले लेंगे जो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का होगा, लेकिन उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि इसमें इधर स्ट्रक्चर राइट में बन रखी है कि ये क्या हमारे पास टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। तो ये कैसे बना भाई, ये ऐसा कैसे होता है? तो हमें पता है ब्यूटिल है, क्या है? ब्यूटिल है तो 4 कार्बन तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली 4 कार्बन होंगे क्योंकि मे तेज प्रो ब्यूट। सो 4 कार्बन है। अब इनका स्ट्रक्चर देखना है कि भाई टर्शियरी कैसे बने। तो टर्शियरी मुझे पता है कि टर्शियरी जब होता है जब एक कार्बन पे 3 अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हो तब वो तृतीयक हो जाएगा। अगर 2 जुड़े हो तब सेकेंडरी हो जाएगा। अगर एक ही जुड़ रखा हो तब 1 डिग्री कार्बन कैटायन हो जाएगा। लेकिन इधर टर्शियरी देखा है तो एक कार्बन पर मैं तीनों कार्बन चिपका दिए, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने चिपका दिए। अब इसके बाद देखता हूँ और कार्बन बच रहे हैं या नहीं। अब बची नहीं, देखो कि टोटल 4 ही थे मेरे पास, क्योंकि ब्यूटेन में 4 होते हैं और एक कार्बन के ऊपर एक कार्बन के मैंने तीनों तरफ एक एक कार्बन और चिपका दिया, तो टोटल 4 हो गए। तो हमारी स्ट्रक्चर बनी है टर्शियरी। अब मुझे देखना है कि ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है तो मैं कार्बोकेटाइन यानी धनायन होगा, कैटायन यानी धनायन, तो एनायन होता तो रेनायन होता। तो यानी मुझे पॉजिटिव आयन किस पे लगाना है? टर्शियरी बनना चाहिए वो कैटायन, तो मैं बीच वाले पे लगा दूंगा प्लस। अगर मैं इन साइड वालों पे लगाता हूं तो वो टर्शियरी नहीं बनेंगे, वो 1 डिग्री वाले बनेंगे। क्योंकि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि हमें जैसे गाइस जस्ट अ सेकंड, हमें कोई चेक करना है कि भाई ये 1 डिग्री है या टर्शियरी सेकंड डिग्री है, तो उस पे हम जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है हमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन केटाइन के आधार पे हमें टर्शियरी बताना है। तो हम केटाइन को हम तीसरी या थर्ड डिग्री पे हम कार्बन पे लगा देंगे। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता तो हम 2 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन पे लगा देते। जैसे नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, तो ब्यूटिल में 4 होते हैं और सेकेंडरी है तो मुझे
एक कार्बन के दोनों तरफ, मतलब एक कार्बन के दो तरफ कार्बन जोड़ने हैं, जब ये तो सेकेंडरी होगा ना। यानी सेकेंडरी कौन सा होता है, जब एक उस कार्बन के मेन कार्बन के दो तरफ कार्बन जुड़े हो तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया। अब मेरे दोनों तरफ जोड़ने के बाद मेरे पास 3 हो गए, मेरे पास एक बच रहा है, तो एक मैं किधर भी जोड़ दूंगा, तो एक और जोड़ दिया, जिससे ब्यूटिल भी कंप्लीट हो जाए। तो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मुझे सेकेंडरी बनाना है, तो मैं सेकेंडरी वाले कार्बन पे मैं प्लस जोड़ दूंगा। तो आप चाहे इधर भी जोड़ सकते हो जो यहाँ पे जोड़ रखा है, या फिर एक सेकंड गाइस मैं मार्कर यूज करता हूँ गाइस, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहे यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, ये भी सेकेंडरी, आप चाहे यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये भी सेकेंडरी, इसकी भी दोनों तरफ वो जुड़े हुए हैं, दो कार्बन जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है उसमें प्लस जो कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, जिससे प्लस जुड़ा है उसके जस्ट पास वाला अल्फा होगा, है ना। और फिर उसके भी आगे वाला बीटा होता है, आपको ये तो पता होगा क्योंकि हमने पुराने लेक्चर्स में बता रखा है। सो ये सी प्लस है, इसके जस्ट पास वाला CH3 है, 3 CH3 है, चारों तरफ जुड़े हुए हैं, तो ये सब अल्फा है। इसके जो ऊपर वाले गाइस, जस्ट सेकंड में एक बार वो यूज करता हूँ, ये भी देखो, ये भी अल्फा होगा क्योंकि इसके जस्ट पास है, ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये भी इसके जस्ट अगला है, ये भी अल्फा होगा, इसके जस्ट अल्फा है, वो है अल्फा है क्योंकि इसके जस्ट पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे ऑब्वियसली। तो देख लो, ये अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो टोटल 9 अल्फा एच हो गए। और इधर कितने हैं, इधर प्लस है, तो इसके जस्ट पास वाला ये अल्फा होगा, इसके भी जस्ट पास वाला ये भी अल्फा होगा क्योंकि जस्ट चिपका हुआ है ना। लेकिन ये वाला बीटा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट पास नहीं है, इसको एक छोड़ के है। तो मुझे अल्फा एच जोड़नी है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, तो इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, तो टोटल इधर इसमें कितना, सॉरी इधर 2 होंगे, तो 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इधर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसलिए अस्थायी होगा जो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन की कमी के कारण। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा अतिसंयुग्मन होगा या हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ये जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्लस है, अब प्लस ये हटना है, यहाँ से हटेगा तो एक यहाँ पे जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, अरे जस्ट अ सेकेंड। सो अब ये प्लस ये हट के इस तरफ जाएगा, तो एक एच यहाँ से जाके इधर आ जाएगा, है ना, और ये प्लस इस पर पहुंच गया, तो है ना, ये हो गया। ऐसे ये इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, फिर वापस रोटेशन, इसमें ज्यादा बार रोटेशन हो सकता है, तो ये हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू इधर, इसमें तो सिर्फ इधर ही और इधर ही जा सकता है। तो इसीलिए हाइपर कंजुगेशन के कारण जो होता है स्थायित्व टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का ज्यादा होता है। और यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख रखी है कि हाइपर कंजुगेशन टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। यानी ये जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इन पे, जैसे CH3 एल्किल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट डालेंगे, यानी उस पर प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लेते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप एंड हाइपर कंजुगेशन, है ना, हाइपर कंजुगेशन के कारण मैंने समझा दिया क्यों होगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा एच इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हमने देख लिया भाई 9 अल्फा एच है, इधर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इंक्रीज हाइपर कंजुगेशन which results to its greater stability, यानी इससे स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो 23rd देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट, इनमें से कौन सा धनायनिक डिटर्जेंट है। तो बेसिकली डिटर्जेंट क्या होते हैं हम सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम और समझेंगे कि भाई इनके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको जो क्लियर होता जाएगा। तो ऑप्शन हम अभी बाद में चेक करेंगे। तो बेसिकली डिटर्जेंट क्या होता है, ये एक सर्फेक्टेंट होते हैं और मिक्सचर होते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होता है कि वो होते हैं कि जो सरफेस का यूज करते हुए रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एक तरह से इनको रिएक्शन करने के लिए एक सतह चाहिए होती है, जैसे कि पानी है, जैसे कपड़ा है, अब इनको रिएक्शन करना है तो कपड़े की सतह चाहिए, वहीं पर रिएक्शन हो गया, हवा में रिएक्शन नहीं हो पाई, कोई ना कोई तो सरफेस चाहिए, तो उनको सर्फेक्टेंट कहते हैं। तो सर्फेक्टेंट और मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स दैट हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन विथ वाटर, यानी कि सर्फेक्टेंट होते हैं जो सरफेस का यूज करते हुए जो अपने कपड़े होते हैं या फिर जो भी गंदगी होती है उसको सफाई करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके। अ डिटर्जेंट इज अ सिमिलर टू सोप, सोप से लगभग समान होते हैं। हम आगे देखेंगे भाई सोप और इसमें डिफरेंस भी क्या होता है, बट विद अ जनरल स्ट्रक्चर RSO को रहने, यानी कि सोप के थोड़ी बहुत इनकी जो होते हैं, सोप भी सफाई करते हैं, ये भी सफाई करते हैं, जनरली थोड़ा बहुत काफी सारी सिमिलरिटी होती है पर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी इनमें पाया जाता है। तो इनका जनरल स्ट्रक्चर होता है RSO4Na, यानी सल्फेट और सोडियम इनमें पाया जाता है।
सो बेसिकली RSO4 माइनस वाली जो आगे वाली स्ट्रक्चर वो मेन होती है। और जो वो क्या होता है, जो सोप होते हैं उनका क्या होता है, उनमें एसीटेट पाया जाता है, सोडियम एसीटेट मेन स्ट्रक्चर होती है। वो हम फर्दर समझेंगे कि भाई ऐसा कैसे होती है, उनका निर्माण कैसे होता है जब, है ना। वेयर आर इज अ लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप लाइक सोप डिटर्जेंट आर एम्फिलिक, मीनिंग दे हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, यानी जो इनमें दो होती है, एक माइनस एक प्लस है, तो इनमें ये द्रव रागी भी होते हैं, द्रव विरागी भी होते हैं, यानी द्रव को अट्रैक्ट भी करते हैं, जो लिक्विड होता है उसके अपोजिट भी होते हैं। जब भी तो होगा ना, एक अपोजिट करेगा एक अट्रैक्ट करेगा, तो जब भी तो उनके बीच में वो होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, जब भी तो उस जो गंदगी है उसको बाहर फेंकेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं सोप और डिटर्जेंट में। तो बेसिकली सोप क्या होता है, सोप होता है सोडियम और पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट होता है सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट लंबी एल्किल चेन के साथ सल्फोनेट ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी कि बेसिकली वही होता है सोडियम पोटेशियम का, पर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो लॉन्ग एल्फेक्ट चेन होती है, लेकिन इसमें सल्फोनेट ग्रुप पाया जाता है जो डिटर्जेंट होता है। सोप्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो होता है ऑयल से भी हम प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बनता है, हम आपको फर्दर रिएक्शन बाद में कभी करवाएंगे। और डिटर्जेंट है ना, सिंथेटिक रिसोर्सेज से, जो कृत्रिम रिसोर्स होते हैं उनसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी है। अब हम समझते हैं भाई कि जो टाइप होते हैं डिटर्जेंट के वो कितने तरीके के होते हैं। तो एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट, और एक होता है एनायनिक डिटर्जेंट, और एक होता है अनआयनिक, यानी धनायन ऋणायन और बिना आयन का, जिसमें आयन ही नहीं पाया जाता। तो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, जिसमें कैटायन पाया जाता है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ट्राई मिथाइल हेक्सा डिकाइल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राई मिथाइल हेक्सा डिकाइल अमोनियम क्लोराइड बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे गाइस जस्ट अ सेकंड, आई एम यूजिंग अ मार्कर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो मेन स्ट्रक्चर है और ये Cl माइनस जुड़ा हुआ है, तो मेन स्ट्रक्चर इसमें क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो क्या हो गया, कैटायनिक डिटर्जेंट हो गया, कैटायनिक डिटर्जेंट हो गया। अब हम समझते हैं कि एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है। तो एनायनिक डिटर्जेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम लिख रखा है, एग्जाम्पल सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो मैं आपको एक बार मार्क करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में ये मेन है, क्या ये मेन है, Na से अंदर अंदर वाला। तो ये SO3 माइनस वाला, ये क्या है, माइनस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, SO3 माइनस और Na प्लस आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एनायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत, तो आप स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे सीधे पूछेगा भाई कौन सा कैटायनिक होगा, कौन सा एनायनिक होगा, तो आप नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे। तो थ्योरेटिकल है कि भाई सोडियम लॉरिल सल्फेट ऋणायनिक होता है और ये धनायनिक होता है, वरना स्ट्रक्चर याद करने में, स्ट्रक्चर से पता तो चल जाएगा भाई एनायनिक है या फिर कैटायनिक है, पर ये याद करना काफी टफ होता है। तो सहूलियत के लिए आपको सीधे नाम याद होने जरूरी है। सो अनायनिक मीन्स अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हमें पता है ये चीजें होती है, आप थ्योरी पढ़ सकते हो। एक नीचे एग्जांपल लिख रखा है कि सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी एनायनिक है, क्या है, एनायनिक यानी ऋणात्मक डिटर्जेंट है। अब थर्ड समझते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, यानी बिना आयन के, जिसमें आयन ही नहीं पाया जाता। तो आप यहाँ पे क्लियरली गाइस जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कहीं प्लस माइनस पाया जा रहा है, Na प्लस पाया जा रहा है, Br माइनस Cl माइनस कहीं नहीं पाया जा रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, तो ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। सो अब हम क्या समझते हैं कि जो साबुन है, साबुन क्या होता है। तो अभी हमने साबुन का तो पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, तो फिर भी हम और क्लियरिफाई कर लेते हैं, हमारा डाउट कहीं रहना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये जो साबुन है, ये क्या है, ऑयल है, एक तरह से फैट है, ये फैट का फॉर्मूला होता है। NaOH के रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें कंपाउंड प्राप्त होता है COONA के साथ, COONA, और ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, COONA मेन वो है। सो इसको क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्टा डेकेनेट, यानी सोडियम स्टीरेट भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये साबुन होता है, उसके साथ हमें प्रोपेन 123 ट्राइओल या ग्लाइसरीन प्राप्त हो जाती है। सो सोप समझ में आ गया। और ये नीचे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक सेकंड गाइस, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये किसके, ये डिटर्जेंट की, क्योंकि SO3Na आ गया ना, SO3 वाला ग्रुप आ गया, SO3Na। सो ये हमारी डिटर्जेंट हो गया। तो समझ में आ गया। ऑप्शन हम चेक करते हैं अब इनमें कि गाइस जस्ट अ सेकंड, सोडियम लॉरिल सल्फेट, हमें देखा पता चल गया भाई सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है, ऋणायनिक है, क्योंकि इसमें ऋणायन आ रहा था, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा एनायनिक में सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट हमें अभी देखा लास्ट में, लास्ट स्लाइड थी ये वाली, ये क्या है, एक साबुन है। क्या है, ये साबुन की स्ट्रक्चर, जब हम साबुन का प्रोडक्शन करते हैं ना, तब इसी प्रोसेस के, इसी रिएक्शन के थ्रू हम प्रोडक्ट करते हैं और ये साबुन होता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, है ना, ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही अलग हो गया। और थर्ड समझते हैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। सो देखते हैं ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड तो हमने देखा था भाई, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है देखो, जस्ट अ सेकंड गाइस,
जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर ट्राई मिथाइल हेक्सा डिसाइल अमोनियम क्लोराइड है, तो बस क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड आ गया, तो इसे Cl की जगह Br माइनस कर दो, तो लेकिन अंदर वाला तो सेम रहेगा ना, अंदर वाला तो पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, तो हम अंदर वाले का मेन हम अगर जांच करते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम अंदर वाला देखते हैं, तो अंदर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। जस्ट अ सेकंड गाइस, इट इज नॉट आई थिंक सम टेक्निकल इशू। सो Cl माइनस की जगह Br माइनस कर दिया, बाकी अंदर का सारा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे कैटायनिक, क्योंकि कैटायन अंदर की तरफ प्लस ही चार्ज आएगा, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज द राइट आंसर। एंड सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट हमारा जो है वो भी वो एनाइनिक सॉरी गाइस वो नॉन वो सॉरी गाइस एनाइनिक डिटर्जेंट होगा। सोडियम एंड डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, नीचे स्ट्रक्चर बन रही है, वो भी क्या आंसर है वो अनायनिक है, यानी ऋणायनिक क्या है डिटर्जेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं SO3 माइनस वाला होगा और बार प्लस होगा। सो ऑप्शन 4 इज आल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द ओनली। तो गाइस 24 क्वेश्चन आपके सामने है। उस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? उस क्वेश्चन में लिख रखा है कि जब 2 ब्रोमोपेंटेन की 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन बनता है, किस रिएक्शन में एलिमिनेशन होता है? एलिमिनेशन यानी किसी चीज का हम बाहर निकाल रहे होंगे, तब जो इस प्रकार की रिएक्शन है वो कौन सा रूल फॉलो करेगी? बीटा एलिमिनेशन फॉलो करेगी या ज़ेड रूल फॉलो करेगी या डिहाइड्रो हेलोजनेशन या डिहाइड्रेशन? यानी 2 ब्रोमोपेंटेन से हमें पेंट 2 इन बनना है, तो इनमें से कौन सा रूल है फॉलो होगा? तो बेसिकली हमें पता है ब्रोमोपेंटेन यानी हेलोजन है, क्या है यहाँ से ब्रोमोपेंटेन है, तो बना लेते हैं। मैं प्रोप ब्यूट और पेंट 5 है। सेकंड नंबर पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमोपेंटीन। बाकी इधर एच है वो आप अपने आप जोड़ लेना, ये एच है, यहाँ पे एच लग रखे होंगे, ये एच है ना। फिर भी मैं लगा ही देता हूँ, चलो आप कह रहे हो तो हम लगा ही देते हैं, यहाँ से हो गया, हम ऐसे करते जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हमने बना ली इसकी, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है पेंट टू इन में। तो पेंट टू इन, तो देखो 2 इन आ रहा है, तो पेंट आ रहा है यानी ब्रोमीन हट गया होगा, है ना, और डबल बॉन्ड आ रहा है, इन आ गया ना, इन डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट यहाँ से हो गया। देखो ब्रोमीन हटा होगा तो यहाँ से हटा होगा, तो हाइड्रोजन या तो यहाँ से हट गया होगा, या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से हटा हुआ है ना, इन जगहों से या यहाँ से हटा हुआ। तो तब कौन सी कंडीशन में हटना चाहिए कि 2 इन बन जाए? तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ही मतलब यहाँ से ब्रोमीन हट रहा है, तो यहीं से हाइड्रोजन हटेगा ना, जब भी तो सेकंड नंबर की कार्बन पे इन आएगा। अगर सपोज करो यहाँ से हटता है तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो 1 इन हो जाएगा। अगर यहाँ से हट रहा है ना, क्या यहाँ से हट रहा है तो भी देखो 2 यहाँ से हटता है तो भी 2 इन है, यानी या तो यहाँ से हटा लो या यहाँ से हटा लो, कोई सी भी हटा सकते हो। तो मैंने सपोज करो यहाँ से हटा लिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? HBr हट गया, क्या हट गया? HBr हट गया, HBr हट गया, तो हमारा हटा गया HBr, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ये क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन मतलब H2O हटना, डिहाइड्रेशन यानी H2O हटना, H और OH निकल के मिलके H2O मिलके बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ H2O तो निकल नहीं जाता, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो डी हो नहीं सकता, तो एलिमिनेट कर दो डी। ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें डी आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी डी आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखो आंसर करना है तो आंसर तो 5 सेकंड का हो गया, लेकिन अगर आपको सारी समझनी है कि भाई सारे कैसे हुआ, तो हम एक एक को सिस्टमेटिक तरीके से होंगे कि भाई ए बी सी इनमें से तीनों के तीनों कैसे होंगे, भाई इसमें जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें तीनों के तीनों रूल कैसे फॉलो करेंगे। तो ये क्या है? ये बीटा एलिमिनेशन देखते हैं। बीटा एलिमिनेशन मैंने बताया था कि जो क्रियात्मक समूह इसमें क्या है? इसमें ब्रोमीन है, क्या है? इसमें ब्रोमीन है। तो बीटा क्या है? जो क्रियात्मक समूह होता है उसके जस्ट पास वाला क्या होता है? अल्फा होता है, क्या होता है? अल्फा होता है, और उसके सेकंड नंबर का क्या होता है? बीटा कार्बन होता है। तो ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन है, क्या है? ये वाला कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, क्या? अल्फा कार्बन हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये इसके पास के जस्ट पास वाले बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा क्योंकि ये भी तो इसके पास का पास वाला ही है ना, इधर बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गामा, और ये डेल्टा हो जाएगा। तो देखो हमने निकाला था, तो यहाँ से भी तो हट रहा था ना, एक यहाँ से H और Br हट के डबल बॉन्ड बन रहा था, तो यानी बीटा कार्बन से H हट रहा था, तो बीटा एलिमिनेशन भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फॉलो सेजेव रूल का पालन करता है या नहीं। तो देखो हम जब हटाते हैं ब्रोमीन को और H है, यहां से हटाएंगे तो यहां से हटके डबल बॉन्ड एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये बन सकता है हमारा, और उसके साथ साथ H यहाँ पे है ना, ये तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक Br यहाँ पे, और उसके साथ साथ Br यहां से हट जाए और यहां से H हट जाए, तो ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता है ना, बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं मित्रों? आप ही बताइए, बन सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली बन सकता है, क्योंकि जब देखो यहाँ पे हट रहा है तो भी तो देखो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो अब मार्किंग कहां से करेंगे? हम यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, तब भी पेन 2 ई बनेगा। अगर यहां से हटता है,
सपोज करो इधर बी आर था, इधर क्या था बी आर था, और इधर क्या था एच था। अब यहाँ से एच हट रहा है, यहाँ से एच हट रहा है, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। तब हम मार्किंग कहां से करेंगे, 1 2 करें। आप सोच रहे हो पहले इधर से फिर उधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक बार तो ये कंपाउंड बन रहा है, तो इस कंपाउंड के लिए इधर से इसलिए किया क्योंकि डबल बॉन्ड इसके इधर से मार्किंग करने पर पास आ रहा था। अब ये दूसरा कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड थोड़ी बनेंगे, 2 कंपाउंड बनेंगे ना, एक तो ये वाला बनेगा, एक डबल बॉन्ड ये वाला बनेगा। तो देखो यहां दर्शा ही देता हूं मैं आपको, एक तो ये बनेगा आपका, है ना, ये बन गया गाइस, जस्ट अ सेकेंड, एक और रहेगा, 5 हो गया। और एक कंपाउंड क्या बनेगा, एक बनेगा ये बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। तो इसमें हम मार्किंग कहां से करेंगे, इधर से करेंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि जहां से पास आता है वहां से ही करने हैं। डबल बॉन्ड पास आता है 3 4 5। अगर हम इधर से मार्किंग करते तो तीसरे नंबर पर आता, तो इसलिए हमने इधर से स्टार्ट की। अब इसमें मार्किंग यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां से पास पड़ेगा, यहां से पास पड़ेगा। तो देखो कंपाउंड जो है मेन हमारा प्रोडक्ट, तो इधर से भी पेंट टू इनी बन रहा है, और इधर से भी पेंट टू इनी बन रहा है। लेकिन 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं ना, तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बेसिकली जो एल्कीन में कन्वर्ट होता है हाइड्रो एलोजनेशन का, तब डिफरेंट टाइप के जो होते हैं प्रोडक्ट बनते हैं। तो कौन सा स्थायी होता है, वह स्थायी होता है, या फिर हम कहें कि जो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसी की जो मात्रा है सबसे ज्यादा मिलती है, वो क्या होता है, सेजेव रूल। तो देखो गाइस, इसमें 2 जो है हाइड्रो हेलोजनेशन हो गया, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन निकल गए। तो ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन तो मैं देख ही रहा है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। अब सेजेव रूल है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन हो रहा है, तो हमारा वो ठीक है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन हो रहा है, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमें देखना है कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो देख सकते हैं कि भाई हम कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी है। सबसे ज्यादा स्थायी का एक तो होता है कि भाई हम उसमें रेजोनेंस देख लें, क्या देख लें, रेजोनेंस देख लें, या फिर हम एक दूसरा भी होता है कि उसमें जो एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो, तो वो हम देख सकते हैं। एक तो इस तरफ आ रहा है ना, और एक क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, 2 आ रहे हैं, है ना गाइस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो इधर क्या एल्किल प्रतिस्थापी ज्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो फॉलो सेजेव रूल भी हमारा फॉलो करेगा गाइस। तो ऑप्शन ए बी सी हो जाएगा। तो बेसिकली क्या किया, ब्रोमोपेंटीन से पेंटीन में बदल गया, तो हमें पता है बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा सो रहा है। डी हाइड्रो हेलोजनेशन में पता चल गया भाई हाइड्रोजन हेलोजन निकल रहे हैं। सेजेव रूल इसलिए हो गया क्योंकि जब एक से अधिक जो है जो एल्किन बनती है डी हाइड्रो हेलोजनेशन में, तो किसी एक का स्थायित्व ज्यादा होता है प्रोडक्ट में, क्योंकि काफी सारे बनेंगे कि नहीं बनेंगी। अब इसकी मात्रा एक ही हमने थोड़ी लिया, हमने 2 3 4 5 लिए होंगे, तो इस हिसाब से अलग अलग मात्रा बनेगी। तो हमारा सेजेव रूल हो रहा है। डिहाइड्रेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि H2O तो निकल ही नहीं रहा ना, H2O तो नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो 25th क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस मिक्सचर के लिए जो है पॉजिटिव डेविएशन शो होगा रॉल्ट नियम के हिसाब से, यानी पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन शो होगा। एथेनॉल प्लस एसीटोन मिक्सचर के लिए होगा, या बेंजीन प्लस टोलुइन, या एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, या फिर क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन। इनमें से किसके लिए है जो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। सो धनात्मक विचलन क्या होता है, बेसिकली हम समझते हैं। धनात्मक विचलन होता है कि जब सॉल्यूशन का वाष्प दाब होता है ना, सॉल्यूशन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है, तो वह धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो बेसिकली कहना चाहता है कि जो विलयन का वाष्प दाब है, फॉर एग्जांपल इसमें 2 कंपाउंड है, एथेनॉल एसीटोन, या फिर ए और बी कंपाउंड मान लिए, ए और बी कंपाउंड है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा कि ए और बी का जो है राउल्ट के नियम से क्या होगा, ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब, है ना, ये होगा। लेकिन जो रियल में जो वैल्यू हमारे पास आती है वाष्प दाब की, जो प्रेशर की वैल्यू आती है, वो जो राउल्ट के नियम से प्राप्त है, यानी दोनों का वाष्प दाब को हम जोड़ देंगे, उससे ज्यादा आती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम पीए जोड़ेंगे या फिर ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब जोड़ेंगे, तो इनमें कुछ इंटरनल फैक्टर भी आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई या फिर अदर फैक्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो वाष्प दाब बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया, तो जब ऐसा कंडीशन होती है तब इसे धनात्मक विचलन कहते हैं। सो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर है वो भी पॉजिटिव है, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। एसीटोन एंड बेंजीन भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलुइन और क्लोरोफॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर आल्सो विल शो द पॉजिटिव डेविएशन। सो समझ गए क्या होता है धनात्मक विचलन, और कुछ एग्जांपल ये याद रख लेना, कभी कभार इनकी जगह चेंज करके भी दे सकता है। सो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है हमने अभी समझा, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, और हम दूसरी लैंग्वेज में सीखें जब वेपर प्रेशर देन द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट लिक्विड, यानी मोर देन होता है, यानी कि जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन कब होती है, जब राउल्ट के नियम के हिसाब से आइडियल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में जो वाष्प दाब है ना, उस कंडीशन में जो वाष्प दाब निकालेंगे वो कम होगा, रियल में एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू जो
राउल्ट के नियम से हम निकालेंगे, सब तब पॉजिटिव डेविएशन होगा। जब कम वैल्यू है तब नेगेटिव डेविएशन होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कंपाउंड है ए और बी है, ए और बी है, तो जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा यानी बॉन्ड बनेगा, बंद बनेगा, तो जो ये तो नॉर्मल बॉन्ड होगा। सिर्फ ए और बी के बीच में बंद बन रहा हो तब तो राउल्ट के नियम के हिसाब से फिक्स उतनी वैल्यू आएगी। लेकिन ए और बी के बीच में बॉन्ड तो बने साथ ही साथ अगर ए और ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाए, जैसे ए के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तब जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है वो जो ए और बी के बीच की अपेक्षा ए और ए में और बी में ज्यादा लगेगा। इस कारण जो है प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर, वो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कह सकते हैं, और एसीटोन। यहाँ पे क्या होता है कि जो एथेनॉल है वो ए कंपाउंड मान लिया और एसीटोन है वो मैंने बी कंपाउंड मान लिया। अब इनके बीच में जो है जो दोनों आपस में कंपाउंड करके रिएक्शन जो बॉन्ड बनेगा, क्या करेगा? बॉन्ड। नॉर्मली बॉन्ड अगर हम करें तो अगर इनका प्रेशर निकालें इस पूरे मिक्सचर का, तो एथेनॉल का प्लस एसीटोन का निकालेंगे तो ये नॉर्मल जो सिंपल है आइडियल कंडीशन के राउल्ट से निकल जाएगा। लेकिन एथेनॉल के बीच में O आता है और H भी होता है, CH होता है ना, O और H होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाएगी, यानी एथेनॉल के आपस में दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंद बना लेंगे, जिस कारण जो है प्रेशर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शा देगा। बस यही कहना चाहता है। इतना मोटा याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही हो मिक्सचर में, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा। तो बस यही इसमें लैंग्वेज लिख रखा है, आप खुद चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो